हेलो गुड इवनिंग साथियों, स्वागत है आप सबका आपके यूट्यूब चैनल साइंस संग्रह में। तो आज वही ऑफिशियल मॉडल सेट बिहार बोर्ड का हिंदी वाला पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। 100 क्वेश्चंस है ऑब्जेक्टिव का सारा कंप्लीट सॉल्यूशन। तो चलो देखते हैं। वैसे एक चीज़ एनालिसिस करना है कि आप हिंदी पढ़े हो तो कितना सही कर पा रहे हो, है ना। ये देखने की चीज़ है और प्रैक्टिकली करने का चीज़ है। मतलब पेपर इतना मस्त है ना कि क्या बताऊँ। और चलो देखते हैं, आज बड़ी कमाल का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा था पेपर। और चलो आज हम इसका सॉल्यूशन करवाते हैं आपसे। आप लोग भी लाइव चैट में ज़रूर इसका आंसर लिखना। जो कुछ मेहनत करेगा भैया, जो भी कोई मेहनत करेगा वो कुछ ना कुछ सीखेगा और पाएगा, ठीक है ना। तो आप सब लाइव चैट में आंसर जरूर लिखते चलिएगा। वैसे मैं यहाँ पे बताते चलूँगा। और प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, है ना। चलो और लाइक कर देना वीडियो को प्लीज़। हिंदी का वही 100 क्वेश्चन है इसमें, बिकॉज ये 100 नंबर का है तो 100 में आपको 50 क्वेश्चन ही सही करना है। 100 क्वेश्चंस रहेंगे पर 50 क्वेश्चन ही आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा चीज़ है कि नंबर ऑफ आइटम्स बढ़ गए हैं, चॉइस करना है अपना। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पे चलते हैं कि आप देखते चलो यहाँ पे, है ना। स्नेह मग्न में कौन सा समास है? बहुब्रीहि तत्पुरुष कर्मधारय द्वंद्व। स्नेह मग्न, स्नेह में जो मग्न है, स्नेह में मग्न, में गायब, चिन्ह विभक्तियां गायब हो जाए तत्पुरुष समास होता है, बताया है ना। तो ये फाइनली क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। और हिंदी की जबरदस्त तैयारी करवाए थे मैंने, बहुत ही जबरदस्त तैयारी करवाया था। तो स्नेह मग्न का मतलब स्नेह में मग्न, में गायब हो गया तो ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। फाइनली पहला का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, विक्रमादित्य का संधि विच्छेद। विक्रमादित्य, विक्रमा माँ है तो म धन आ, विक्रम धन आदित्य। सही शब्द का जो सार्थक मेल होगा ना वो संधि होता है। तो विक्रम धन आदित्य, म प्लस आ, म धन आ बराबर माँ, विक्रमादित्य, दोनों का अर्थ हो जाता है विक्रम धन आदित्य, विक्रमादित्य। तो दूसरा का क्या हो जाएगा? सही जवाब बी हो जाएगा, ठीक है। फटाफट से करेंगे हम सब कोई। आप लोग भी लाइव चैट में लगातार आंसर देते चलिएगा। शुद्ध वाक्य, इसमें पता करना है शुद्ध वाक्य कौन है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, साहित्य और जीवन का घोर संबंध। घोर यहाँ पे नहीं, रिलेशनशिप घनिष्ठ होता है, घोर नहीं होता है। घोर अपराध होता है, घोर संबंध नहीं होता, संबंध घनिष्ठ होता है। तो साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध अगर यहाँ पे रहता तो ये शुद्ध होता, पर ये शुद्ध वाक्य नहीं होगा। किसके वजह से? क्योंकि घोर लगा दिया। अब दूसरा है कि आपका पत्र सधन्यवाद सहित मिला। नहीं, धन्यवाद सहित को ही सधन्यवाद कहते हैं। अब इसमें सहित लिखने की कोई जरूरत ही नहीं थी क्योंकि सधन्यवाद तो लिखा गया, मतलब धन्यवाद सहित है। तो अब सहित नहीं लिखना चाहिए था इसको, तो ये भी सही नहीं है, शुद्ध वाक्य नहीं है। हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है। नहीं, कन्या का विवाह अभी हुआ नहीं है, हो जाने के बाद वो सौभाग्यवती होती है, होने से पहले वो आयुष्मती रहती है। और ये मैं आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्दों में बताया था। तो ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे सौभाग्यवती की वजह से ये नहीं होगा। हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है। जी हाँ, ये शुद्ध वाक्य है, ऑप्शन डी। हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है। जिस पुत्री की अभी शादी नहीं हुई है जी, कन्या लड़की का विवाह नहीं हुआ है, तो नहीं हुआ है तो उसके लिए हम आयुष्मती लगाते हैं। आयुष्मती कन्या की नहीं, कन्या का विवाह होने जा रहा है। तो फाइनली डी सही है, इसमें शुद्ध वाक्य डी होगा, ठीक है। रीजन में बता दिया हूं। घोड़ा शब्द कौन सा संज्ञा है? घोड़ा। अब घोड़ा से विशेष देखो, ये नहीं बताया कौन सा घोड़ा, तो घोड़ा से पूरे घोड़े जाति का बोध हो गया तो जातिवाचक। 4 का ऑप्शन ए हो जाएगा, जातिवाचक। क्या हो जाएगा? जातिवाचक, ठीक है। लगाते रहो सब कोई प्लीज, जितना हो शेयर कर देना साथियों। एकदम कमाल का क्वेश्चन है। मैं बता दिया ना कि आपको पता है हिंदी में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे और भी सारे सब्जेक्ट में आएंगे अगर आप प्रिपरेशन अच्छे से करो तो। उन्नायक शब्द का संधि विच्छेद। उन्नायक, जैसे जगन्नाथ, जगत धननाथ, तब में हलंत रहता है, वैसे उन्नायक, उत धन नायक, उत धन नायक, और ना में हल रहेगा, हल फॉर हलंत, ठीक है। तो 5 का क्या हो जाएगा? सी, उत धन नायक। ये व्यंजन संधि है। नदी शब्द पूछ रहा है कि नदी शब्द क्या है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग, कि इनमें से कोई नहीं। अब नदी भैया स्त्रीलिंग है, आपको ऑलरेडी पता है, ये नदी है ना, स्त्रीलिंग हो जाएगा। श्याम ने मिठाई खाई कौन कारक है? 7 नंबर क्वेश्चन है कि श्याम ने मिठाई खाई कौन कारक है?
कारक आपको पता है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपदान से अलग संबंध का के की अधिकरण में पै पर संबोधन है अरे अजिय हो। तो ये चिन्ह विभक्तियां सब आपको पता है। श्याम ने मिठाई खाई, मिठाई खाने का काम श्याम ने किया, यानी कि कर्ता ने कर रहा है, तो कर्ता ने, तो पहले ही कर्ता कारक हो जाएगा। कौन सा कारक हो जाएगा? कर्ता कारक, यानी कि ऑप्शन बी, इसमें ने चिन्ह का प्रयोग किया गया है, तो ये हमारा कर्ता कारक हो जाएगा। कर्ता कारक 7 का बी। अनुराग शब्द का विलोम क्या है? विलोम का मतलब विपरीत अर्थक शब्द। निराग, विराग, चिराग, द्विराग। अनुराग का मतलब हो जाता है प्रेम स्नेह, तो विराग हो जाएगा, इसका विपरीत क्या हो जाएगा? विराग। ऑप्शन सी फॉर चेन्नई, अनुराग शब्द का विलोम हो जाएगा आपका विराग। 9 नंबर क्वेश्चन है, यथार्थ शब्द का संधि विच्छेद बताइए। यथार्थ, यथा धन अर्थ तथा संयुक्त यथार्थ, मतलब यथार्थ का यथा धन अर्थ, यथा जोड़ अर्थ बनेगा, था धन अ मिलके था बन जाएगा, तो यथार्थ। ऑप्शन सी। पदबंध के कितने प्रकार है? अब कहोगे कि सर पदबंध क्या है? पदबंध के कितने प्रकार है, ये पूछा जा रहा है आपसे। पदबंध के कितने प्रकार है, और मैं आपको बता देता हूं कि पदबंध होते क्या हैं। पदबंध वाक्य के उस अंश को कहते हैं जिसमें एक से अधिक पद परस्पर, मतलब कि एक साथ जुड़कर अर्थ तो देते हैं लेकिन कंप्लीट अर्थ नहीं देते, पूर्णतः अर्थ नहीं देते, हम उसे कहते हैं पदबंध, है ना। पदबंध 5 प्रकार के होते हैं। संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध। बताएंगे, टेंशन मत लेना। तो ये 5 होते हैं। कितने हो जाएंगे? 5। ऑप्शन डी। पदबंध के कितने प्रकार है? 5 प्रकार। संज्ञा पदबंध, अगर आपके पास कॉपी पेन है तो नोट कर लीजिएगा। संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध, है ना। मोर शब्द का पर्यायवाची पूछ रहा है। मोर, मोर शब्द का पर्यायवाची सारंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सारंग। ऑप्शन ए करेक्ट है। लगातार सब कोई लगे रहो, एकदम लगे रहना है। प्रकाश शब्द का लिंग निर्णय, प्रकाश पुल्लिंग हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 12 का ऑप्शन बी। बनावट के अनुसार शब्द के कितने भेद होते हैं? बनावट के अनुसार शब्द के 3 भेद होते हैं। उसी को हम कहते हैं रचना के अनुसार, व्युत्पत्ति के अनुसार, बात बराबर है। रूढ़ शब्द, योगरूढ़ शब्द, यौगिक शब्द। रूढ़ शब्द, योगरूढ़ शब्द, यौगिक शब्द हम बताए हैं आपको, तो ये 3 हो जाएंगे। 13 का ऑप्शन सी हो जाएगा सही। बनावट के अनुसार शब्द के 3 भेद होते हैं। यहां से चले जाओ, 14 नंबर सवाल है साथियों। यहां से चले जाओ, ये वाक्य किस प्रकार का वाक्य है? मैं कहा कि यहां से चले जाओ, मतलब आदेश दे रहा हूं, आज्ञा दे रहा हूं आपको, इससे आज्ञा का बोध हो रहा है, ऑर्डर का बोध हो रहा है, तो ये आज्ञावाचक हो जाएगा, आज्ञा बोधक हो जाएगा। तो 14 नंबर का बी हो जाएगा, 14 नंबर का बी हो जाएगा सही जवाब। ओ दे दनादन लगातार। चलिए 15 नंबर सवाल, अपने पांव पर आप कुल्हाड़ी मारना मुहावरे का अर्थ क्या है? अपने पांव पर आप कुल्हाड़ी मारना मतलब कि खुद के पैर पे खुद से कुल्हाड़ी मारना, मतलब अपना लॉस हम खुद कर रहे हैं, कुल्हाड़ी मार के अपना पैर खत्म कर रहे हैं। तो यहां से एक संकेत मिलता है कि हम कर क्या रहे हैं, हम लॉस ही तो कर रहे हैं ना, यानी खुद की हानि अपने आप हम पहुंचा रहे हैं। तो अपनी हानि आप करना, ऑप्शन बी हो जाएगा 15 नंबर का बी। तो चलिए आ गया जोरदार सवाल, 16 नंबर सवाल। 16 नंबर सवाल है तो देखते हैं कितने बच्चे देते हैं सही जवाब। बालक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बालक, 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 है ना। तो बालक शब्द में अक प्रत्यय हो जाएगा, अक प्रत्यय बी। बदनाम शब्द में उपसर्ग कौन है? बदनाम, बदनाम शब्द में उपसर्ग मतलब पहले वाला शुरू का शब्द, और प्रत्यय मतलब कि लास्ट का शब्द। सफिक्स होता है प्रत्यय, प्रीफिक्स होता है उपसर्ग। तो बदनाम, बद शुरू वाला बद है, ब नहीं। मूल शब्द को छोड़ करके जो शब्द बचता है शुरू में वो उपसर्ग होता है, और मूल शब्द को छोड़ करके जो अंत में शब्द बचता है वो प्रत्यय होता है। तो बदनाम में नाम हो गया हमारा मूल शब्द, और उससे पहले बद है तो बद उपसर्ग हो जाएगा। तो 17 का हमारा सही जवाब डी हो जाएगा। 18 नंबर सवाल है कि रात हुई और तारे निकले। रात हुई और तारे निकले, ये कौन सा वाक्य है? रात हुई और तारे निकले, इसका मतलब कि और जो है ये अव्यय जो है इसको कंबाइंड किया, संयुक्त वाक्य हुआ कि रात हुई और तारे निकले, मतलब कि दोनों को जोड़ा गया और शब्द से, तो संयुक्त कर दिया गया, तो संयुक्त वाक्य है। संयुक्त वाक्य हो जाएगा रात हुई और तारे निकले,
है ना, रात हुई और तारे निकले, मतलब दोनों का एक दूसरे के साथ कनेक्शन है। 18 नंबर का सीज हो जाएगा। 19 नंबर सवाल कि महात्मा शब्द कौन समास है। कोई मत जाना भैया, लास्ट तक जरूर देख लेना, आपकी जिंदगी की सवाल है, लास्ट तक अंत तक रह करके देखिए आप कितने सही कर पा रहे हैं। महात्मा, महान आत्मा, महात्मा शब्द कौन सा समास है। महान आत्मा, आत्मा महान, महान क्या स्पेशल, हम उसकी विशेषता बता रहे हैं, विशेषता बता रहे हैं ना कि वो महान होना चाहिए, तो कर्मधारय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास। ऑप्शन बी सही है। इसे कौन न स्वीकार करेगा, इसे कौन न स्वीकार करेगा, इसे कौन न स्वीकार करेगा, कौन, कौन शब्द आ गया, इसका मतलब प्रश्नवाचक है। क्या है, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा 20 का। 21 नंबर है कि नववधु शब्द कौन समास है। समास तो मतलब क्या कहें, बहुत ही खतरनाक तरीके से, मस्त तरीके से, एकदम भौकाल सीरीज से पढ़ाए थे आपको हम। नववधु, वधु भैया नव, नव मतलब नया, वधु नई नवेली है, नई है, विशेषता बताई जा रही है। और जब भी विशेषता बताने की बात आ जाए, उपमा देने की बात आ जाए, तो वो कर्मधारय होते हैं, स्पेशल लोग होते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा 21 का, ऑप्शन ए। 22 मैदान शब्द का विशेषण, मैदान शब्द का विशेषण मैदानी हो जाएगा, मदानी नहीं होगा, मैदोना नहीं होगा, मैदाना नहीं होगा ना, मैदानी हो जाएगा। ऑप्शन सी, मैदान शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा, मैदानी। 23 पढ़ने योग्य के लिए एक शब्द क्या होगा। जो पढ़ने योग्य हो वो पठनीय कहलाता है, जो पढ़ने योग्य हो वो क्या कहलाता है, पठनीय। ऑप्शन बी 23 का ऑप्शन बी हो जाएगा। पढ़ने योग्य के लिए जो शब्द होता है वो पठनीय होता है। क्या होता है, पठनीय। चलिए 24 नंबर, भला शब्द कौन विशेषण है। भला शब्द कौन विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, परिमाण बोधक विशेषण। देखिए भला जो शब्द है, भला, भला से हम क्या साबित कर सकते हैं, गुण बताता है। क्या बताता है, गुण। इसलिए जो भला शब्द है वो गुण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुणवाचक, गुणवाचक विशेषण। जिस विशेषण से गुण, दोष, रंग, आकार, स्वभाव, दशा, अवस्था आदि का बोध होता है उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे झूठा, बुरा, सच्चा, जैसे कहते हैं ना, झूठा, सच्चा, अच्छा, बुरा, नेक, भला, सुंदर, कुरूप, आकर्षक, सीधा, टेढ़ा, लाल, पीला, हरा, नीला, लंबा, चौड़ा, छोटा, बड़ा, दयालु, कठोर, सूखा, गीला, मोटा, पतला, ये सब क्या है, ये सब के सब गुणवाचक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, गुणवाचक। ऑप्शन सी। गुणवाचक में क्या होता है, जिस विशेषण से गुण, दोष, रंग, आकार, स्वभाव, दशा, अवस्था ये सब का बोध होता है तो हम उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो 24 का सी, क्योंकि भला शब्द पूछा जा रहा है। व्याकुल शब्द का संधि विच्छेद करना है। व्याकुल जैसे इत्यादि, इत्यादि, अन्वय, मनवय, ऐसे होता है ना, इत्यादि, त्या, 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 तो व्या, तो विधन आकुल, इति धन आदि, इत्यादि, विधन आकुल, व्याकुल, विधन आकुल। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 25 का ऑप्शन ए, ये भी व्यंजन संधि है। विशेष शब्द का विलोम क्या होता है। देखिए विशेष का मतलब स्पेसिफाई जो होता है, एकदम स्पेशल, विशेष है भैया, हटाइए, विलोम शब्द पूछा रहा ना, तो विशेष, विशेष, नॉर्मल, स्पेशल तो नॉर्मल, विशेष मतलब सामान्य। विलोम शब्द की अगर बात करें तो मान लीजिए कि कुछ लोग विशेष है तो कुछ लोग सामान्य है, विशेष का उल्टा है सामान्य, नॉर्मल, जनरल। ऑप्शन सी। पेट में चूहे कूदना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। आप कहते हैं कि भैया जल्दी जल्दी कुछ खाना बनाओ यार, पेट में चूहे कूद रहे हैं, मतलब भूख लगी है, बड़ी जोर से भूख लगी है जोर की भूख। पेट में चूहे कूदना मुहावरे का अर्थ जोर की भूख, यानी कि 27 का डी। 28 फैसला शब्द क्या है। देखिए फैसला जो शब्द है, फैसला वो हमारा विदेशज शब्द होता है। क्या होता है, विदेशज शब्द, ध्यान रखिएगा। फैसला शब्द जो है वो विदेशज होता है। ऑप्शन बी। जिसे भय नहीं है उसका एक शब्द क्या होगा, जिसे भय नहीं है। देखिए जिसे भय नहीं है इसका मतलब उसको हम निर्भय या निर्भीक कहते हैं, तो निर्भीक है हमारे पास। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 29 का ऑप्शन सी, निर्भय या निर्भीक, जिसे भय नहीं है।
ऑप्शन सी हो जाएगा। रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं? अब क्रिया की बात आ गई कि रचना की दृष्टि से हम अगर बात करते हैं तो क्रिया के कितने भेद होते हैं, वर्ब के कितने काइंड्स होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं? दो। रचना की दृष्टि से हम बात करें तो दो, एक सकर्मक क्रिया और एक अकर्मक क्रिया। तो 30 का हमारा क्या हो जाएगा? बी। 30 का सही जवाब क्या हो जाएगा? बी। दो हो जाएगा, सकर्मक और अकर्मक। तो 30 नंबर का बी हो जाएगा। 31 नंबर सवाल है कि जिसके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल आदि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? जिसके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल आदि के कारण कोई विकार उत्पन्न न हो, हम उसे अव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। लिंग, वचन, पुरुष, कारक, आओ अव्यय पता है क्या कहता है? कहता है कि लेके आओ, लेके आओ कि करा के लेके आईबा, लिंग लेके आईबा कि वचन कि पुरुष, कारक, काल, कुछ वो लेके आओ भैया, हमरा में कोई परिवर्तन ना होई हो। कौन बोलता है? अव्यय। तो जिसके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल आदि के कारण कोई विकार उत्पन्न न हो, उसे हम क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। 31 का बी हो जाएगा। गिरोह शब्द कौन संज्ञा है? गिरोह, देखिए आप देख रहे हैं, गिरोह का मतलब हो जाता है एक समूह, और समूह का मतलब आप समझ गए, समूहवाचक है ना, दल, दल जैसे हो जाता है गिरोह। तो 32 का ए हो जाएगा, इसमें तो कुछ कहना ही नहीं है। अज्ञान शब्द कौन समास है? देखिए निगेटिविटी आ गई, नकारात्मकता आ गई, नहीं है समास। अज्ञान, ज्ञान नहीं है जिसको अज्ञान, तो ये नहीं है समास हो जाता है, बताया है ना। तो ये अज्ञान क्या हो जाएगा? नहीं है समास, ऑप्शन डी। अब चलिए 34 है कि वह कौन है जो वहां भाषण दे रहा है? प्रश्नवाचक। इसमें तो क्या पूछा जा रहा है प्रश्न, चलो ये भी क्लियर है, डी हो जाएगा 34 का। क्रोध शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? क्रोध शब्द का पर्यायवाची शब्द मतलब कि सिनोनिम्स, वही समान अर्थ वाला शब्द बता देना है। तो उसमें क्रोध का कोप कह देते हैं, कोप, कोप हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कोप। क्रोध कहिए चाहे कोप कहिए, बात बराबर है। तो 35 का सी हो जाएगा। संपूर्ण क्रांति किस लेखक की रचना है? अब ये कौन भूला है? संपूर्ण क्रांति जेपीजी, लोकनायक जयप्रकाश नारायण की रचना है। ऑप्शन ए। लगाते रहो सब कोई, लगातार एकदम भौकाल मचा दो। देखो ये कितना मस्त पेपर है आपका, ठीक है ना। तो आपको अब तैयारी में रहना है एग्जाम के लिए। एग्जाम आपका डन है कि होगा तो होगा, अब कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। आपका पैटर्न नया वाला जो क्या है वो एक्चुअली मैं बताया था पहले भी ना, कि आपका जो है नंबर ऑफ क्वेश्चंस दोगुने कर दिए जाएंगे। तो वही वाली बात आ गई। सुदृढ़ गोष्ठी किसे कहते हैं? हालांकि सुहृद होता है, सुहृद होता है, ठीक है ना, सुहृद गोष्ठी, लेकिन यहाँ पे सुदृढ़ गोष्ठी लिखा गया। बातचीत पाठ में आप पढ़िएगा, बातचीत पाठ, बातचीत पाठ अगर आप निकालते हैं और बातचीत पाठ में निकाल लीजिएगा, निकालने के बाद पेज नंबर जो 15 है ना, तो पेज नंबर 15 पे दूसरा पैराग्राफ में देखिएगा, उसकी तीसरी पंक्ति में आपको मिलेगा सुहृद गोष्ठी। सुहृद गोष्ठी किसका नाम होता है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन को कहते हैं, यानी कि यह एक काव्य कला थी, यह एक कला थी। तो यूरोप के काव्य कला प्रवीण विद्वान मंडली को हम क्या कहते हैं? सुदृढ़ गोष्ठी, यहाँ पे प्रश्न के हिसाब से, लेकिन सुहृद गोष्ठी इसी का नाम है। किसका नाम है? यूरोप के काव्य कला प्रवीण विद्वान मंडली को। तो 37 का क्या हो जाएगा? सी। लहना सिंह के भतीजे का क्या नाम था? अब देखिए इस पे थोड़ा सा चर्चा, मैं जब लहना सिंह वाला पाठ आपको पढ़ाया था उसने कहा था, तो देखिए पठित पाठ के आधार पे अगर हम कहें, किताब में लहना सिंह और कीरत सिंह में भाई का संबंध दिया है। अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं आपको पृष्ठ संख्या बता देता हूं, आप उस पृष्ठ पे देखिएगा, पृष्ठ संख्या 22 पे नीचे से आपको देखना होगा 7वां लाइन, भाई कीरत सिंह की गोदी पर मेरा सिर होगा और मेरे हाथ के लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ की छाया होगी। भाई कीरत सिंह की, तो लहना सिंह कीरत सिंह को भाई कह रहा है, लेकिन कई सारे मॉडल पेपर्स वगैरह सब देखो तो लहना सिंह के भतीजे का नाम वहां पे कीरत सिंह बताता है, लेकिन आपका जो बुक है वो बुक कह रहा है भाई, और ये पेपर्स वगैरह सब भतीजा, तो इसमें कीरत सिंह आपको करना पड़ेगा। अब जैसे है बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट का अगर आप जन्म तिथि देखो तो गूगल कुछ और कहता है और आपका किताब कुछ और कहता है, लेकिन तो मानना पड़ेगा ना। तो वही बात हो गया। तो लहना सिंह के भतीजे का क्या नाम था? अब यहां के हिसाब से हम क्या बताएं आपको, कीरत सिंह कहें कि इनमें से कोई नहीं कहें? इनमें से कोई नहीं कहना पड़ेगा हमें,
है ना। लेकिन अगर ये प्रायोरिटी किरत सिंह को दे रहे हैं लोग तो किरत सिंह ही लगा देना 38 का ये कर देना और क्या। 39 उसने कहा था कहानी में पलटन का विदूषक कौन था। पलटन का विदूषक, पलटन के विदूषक वजीरा सिंह थे। पलटन के विदूषक कौन थे? वजीरा सिंह। विदूषक का मतलब जोकर होता है, क्या होता है? जोकर। तो 39 का बी वजीरा सिंह। निम्न में से कौन लेखक थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़े हुए थे? थियोसॉफिकल सोसाइटी से जे कृष्णमूर्ति साहब जुड़े हुए थे। ये सब मैं पढ़ाया था आपको। जे कृष्णमूर्ति साहब थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़े हुए थे। जे कृष्णमूर्ति। तो 40 नंबर का बी हो जाएगा। 41 नंबर सवाल है कि उदय प्रकाश किस पत्रिका के सहायक संपादक थे? देखिए उदय प्रकाश जी कौन? उदय प्रकाश जी, जो आपको पता होना चाहिए कि उदय प्रकाश जी कौन सा चैप्टर लिखे हैं? तिरिच पाठ लिखे हैं। और ये जो थे संडे मेल एक पत्रिका आती थी, संडे मेल, जिसके वो सहायक संपादक थे। मैं ये आपको बताया हूं। तो 41 का ऑप्शन बी हो जाएगा। संडे मेल पत्रिका का नाम है। ठीक है। शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है? शिक्षा पाठ कौन लिखा है? जे कृष्णमूर्ति साहब। शिक्षा पाठ कौन लिखा है? जे कृष्णमूर्ति साहब। ध्यान रखिएगा। मोहन राकेश लिखे हैं सिपाही की मां। अज्ञे जी क्या लिखे हैं? अज्ञे जी क्या लिखे हैं? रोज पाठ लिखे हैं। मलयज क्या लिखे हैं? हंसते हुए मेरा अकेलापन। हंसते हुए मेरा अकेलापन। और जे कृष्णमूर्ति साहब लिखे हैं शिक्षा पाठ। तो डी हो जाएगा। 43 नंबर सवाल है कि तिरिच कहानी किस शैली में लिखी गई है? देखिए तिरिच कहानी की अगर हम बात करें तो लेखक अपने पिताजी को ये बेस बना करके, पॉइंट बना करके लिखे हैं, यानी कि आत्मकथात्मक शैली, अपनापन का आत्मकथात्मक। उनपे मतलब कि एक ऐसा सेंटर बना दिया गया कि उनपे बीती हुई कहानी जैसा, है ना। तो आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया है। तो 43 का बी हो जाएगा। 44 मलयज का मूल नाम क्या है? मलयज का मूल नाम क्या था? मलयज का मूल नाम था भरत जी श्रीवास्तव। भरत जी श्रीवास्तव। भरत जी श्रीवास्तव। 44 का डी हो जाएगा। 45 नंबर है कि देहरादून में अप्रेंटिस की नौकरी किस लेखक ने की थी? देहरादून में नौकरी कौन किए थे? ओम प्रकाश वाल्मीकि, जो जूठन पाठ लिखे हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है ना। 45 का ऑप्शन ए। लगातार सब कोई लगाते रहो, सब कोई लगातार प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ही काम की चीज है। मॉडल पेपर है और इसमें से कई सारे क्वेश्चन फाइनल पेपर में भी पूछे जाएंगे, इसलिए आप इसे जरूर याद करो। नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है? देखिए नामवर सिंह द्वारा जो लिखित प्रगीत और समाज, नारी की बात सदा गीत और लेख से बंधा होता है। मैं आपको ये ट्रिक बताया था। तो निबंध है ये। क्या है? निबंध। और अगर निबंध में पूछा जाए किस तरह का निबंध है तो आलोचनात्मक निबंध, आलोचनात्मक। लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ ये पूछा जा रहा है कि है क्या, तो निबंध है। 46 का क्या हो जाएगा? डी सही है। 47 मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था? मोहन राकेश के बचपन का नाम था मदन मोहन गुगलानी। मदन मोहन गुगलानी। ठीक है ना। मदन मोहन गुगलानी। देखिए ये सारे क्वेश्चन पढ़ाए हुए हैं और कहीं ना कहीं लेखक का परिचय बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है और वहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछा जा रहा है। देखिए पंक्ति भी हम एक एक लाइन, बालू की डगरों के बीच खोई सी रह गई है ये धाराएं जो कभी वनश्री के ढके वक्षस्थल में खिलकती रहती थी। प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ की है? देखिए धाराएं, बालू की डगर, बालू, धारा, वक्षस्थल में, ये सब क्या सिपाही की मां में इसकी चर्चा नहीं है? जूठन पाठ में इसकी चर्चा ही नहीं है। वो सदा नीरा जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा गंडक नदी की जो चर्चा चंपारण वाला हुआ है वही है, उसी पाठ से लिया गया। ये पंक्ति ओ सदा नीरा पाठ की है। 48 का बी। 49 नंबर सवाल है कि जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखा गया ओ सदा नीरा कैसा निबंध है? देखिए ओ सदा नीरा एक ऐसा निबंध है जिसमें व्यक्तित्व का भाव भी है, वस्तु प्रधान भी है। व्यक्ति भाव और वस्तु प्रधान है। व्यक्ति भाव और वस्तु प्रधान है। ओ सदा नीरा व्यक्ति भाव और वस्तु प्रधान है। 49 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अंत तक देखना सब कोई। और प्लीज अभी तक जितने लोग लाइक नहीं किए हैं भाई, आपके लिए लगातार मेहनत हो रहा है, आप उसे जरूर लाइक कर दीजिए। क्षमा चाहते हैं, पिछले 2-4-5 दिनों से वीडियो नहीं चल रहा था, क्लास नहीं हो पा रहा था, परिस्थितियां बड़ा विपरीत चल रही थी। मैं आप सबको शेयर किया था कि हमारे घर में क्या मतलब माहौल बन गए थे पिछले कुछ दिनों से, मतलब बिल्कुल सैड न्यूज़, क्या बताएं। चलो अब तो जो है वो उसको देखना है, जो होने वाला था वो हुआ। पर आप लोग प्लीज़ हमें मोटिवेट लगातार करते रहो और जितना हो सके आप शेयर करना, इस वीडियो को सारे स्टूडेंट तक पहुंचा देना ताकि हर एक बच्चा इसे सीख जाए।
सूरदास किस भाषा के महान कवि हैं? सूरदास ब्रज भाषा के महान कवि हैं। सूरदास किस भाषा के? ब्रज भाषा। राजस्थानी, खड़ी बोली, अवधी भाषा के वो नहीं। महान कवि की बात आ गई सूरदास जी की तो वो ब्रज भाषा के हैं, ठीक है ना। और याद है इनकी पंक्ति, इनकी लाइन जो कितने अच्छे वो लिखते थे सूरदास जी। कहो तो मैं एक आध लाइन सुनाऊं, हमें याद है, हैं? जेवत श्याम नंद की कनिया, कछुक खात कछु धरनी, गिरावत छवि निरखती नंदरनिया, बरी बरा बेसन बहुभात निव्यंजन विविध अंगनिया, है ना। यही सूरदास जी वाला है। तो सूरदास जी ब्रज भाषा के बड़ी ही कमाल के महान कवि थे, ठीक है। तो 50 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 51 नंबर की अगर हम बात करते हैं कि दीक्षा गुरु वल्लभाचार्य से दीक्षित होने के पहले सूरदास कैसे पद गाया करते थे। देखिए, जब वल्लभाचार्य से वो दीक्षित नहीं हुए थे, वल्लभाचार्य से जब वो दीक्षित नहीं हुए थे तो वो दीक्षित होने से पहले दास, विनय और धन्य भाव के पद गाया करते थे। लेकिन दीक्षित हो जाने के बाद वो बिल्कुल ही भागवत स्कंद सुनकर मतलब लीला गान करते रहे, भक्ति भावना में लीन हो गए। वो लीला पद की रचना करने लगे और गाने भी लगे। लेकिन दीक्षित होने से पहले दास, विनय और धन्य भाव। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा 51 नंबर का। 52 नंबर सवाल, 52 नंबर सवाल कि कवि नाभादास किसके समकालीन थे? कवि नाभादास जी जो थे, सब कोई प्लीज एकदम लगातार अंत तक बने रहिएगा, कोई क्लास नहीं छोड़ सकता है, छोड़ना नहीं है साथियों, क्योंकि ये आपके लिए सब हो रहा है, आपकी जिंदगी की सवाल है, आप एकदम लगातार करो मेहनत। तुलसीदास जी के समकालीन थे। कवि नाभादास जी किसके समकालीन थे? तुलसीदास जी के। ऑप्शन डी राइट है इसमें, 52 का ऑप्शन डी। 53 नंबर, कवि भूषण के दो प्रिय नायक कौन कौन है? कवि भूषण जी के दो, छत्रपति शिवाजी और महाराज छत्रसाल। छत्रपति शिवाजी और महाराज छत्रसाल। और याद है ना ये कैसे उनका बड़प्पन किया करते थे, बड़ी ही कमाल के बड़प्पन किए थे। निकसत म्यान ते मौखे में प्रलय भानु कैसी फारे, तमतो म से गयंदन के जाल को, लागत लपकी कंठ बैरन के नागिन से रुद्रा हीरे झावे दद मुंडन की माल को, लाल छितिपाल छत्रसाल महाबाहुबली कहाँ लो बखान करी तेरी करवाल को, प्रतिभट कटक कटिले के ते काटी काटी कली का सिकिला की कलेऊ देती काल को। ये एक हो गया, ये आपके छत्रसाल के लिए वो बड़ा प्रशंसा किए थे। एक शिवाजी के लिए था, छत्रपति शिवाजी के लिए, इंद्र जिमि जम्भ पर बाड़ो जेव अम्भ पर, रावण सदम्भ पर रघुकुल राज है, पौन बारी बाह पर शंभुरति नाह पर, जेव षष्ठबाहु पर राम द्विजराज है, दावा द्रुम दंड पर चिता मृग झुंड पर, भूषण बितुंड पर जैसे मृग राज है, तेजतम अंश पर कान जिमि कंस पर, यव मलचवंश पर शेर शिव राज है। तो ये दोनों पद था, ठीक है ना। तो ये छत्रपति शिवाजी के और महाराज छत्रसाल, ऑप्शन सी। 53 का ऑप्शन सी। घबराए नहीं, सुन लिए तो क्या हो गया, आप सुन लिए तो ऐसा थोड़ी है कि सुन लेने के बाद आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। कामायनी जयशंकर प्रसाद की कैसी कृति है? कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की प्रबंध काव्य है। क्या है? एक प्रबंध काव्य है। ऑप्शन बी हो जाएगा 54 का। 55 नंबर, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था? जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था ये पूछा जा रहा है। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म वाराणसी में हुआ था। कहाँ हुआ था? वाराणसी में। ध्यान रखना है, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कहाँ पे हुआ था? वाराणसी में। और कब हुआ था? 1889 में। 1889 में। और निधन हुआ था 15 नवंबर 1937 में। इनके पिताजी का नाम क्या था? देवी प्रसाद साहू। मैं आपको बताया था ना, तो वाराणसी में हो जाएगा। 55 का ऑप्शन ए राइट है। 56, प्रतिध्वनि कथा संग्रह किन की रचना है? प्रतिध्वनि जयशंकर प्रसाद जी की ही रचना है। प्रतिध्वनि इन्हीं की रचना है जो कि 1931 में लिखी गई थी। 1931 में जयशंकर प्रसाद जी की कथा संग्रह प्रतिध्वनि है। ध्यान रखिएगा। तो 56 नंबर का ऑप्शन डी करेक्ट है। 57 नंबर की अगर हम बात करते हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान के जीवन रूपों की एक ही मूल प्रेरणा, एक ही लक्ष्य, एक ही रंग दिखलाई पड़ता है। वह क्या है? वह पारिवारिक स्वतंत्रता है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता है, सामाजिक स्वतंत्रता है या वैयक्तिक स्वतंत्रता? वो राष्ट्रीय स्वतंत्रता है। क्या है? राष्ट्रीय स्वतंत्रता, जिसका एक ही मूल प्रेरणा था, एक ही लक्ष्य और एक ही रंग था, वो राष्ट्रीय स्वतंत्रता है सुभद्रा कुमारी चौहान के लिए। 57 का ऑप्शन बी। 58 नंबर सवाल है, देखिए 58 नंबर सवाल कि युवा कवि के रूप में ज्ञानेंद्रपति का उदय कब हुआ था? ज्ञानेंद्रपति जी का उदय 20वीं सदी के 8वें दशक में हुआ था। ये बात याद रखिएगा, 20वीं सदी के 8वें दशक में हुआ था। 1 जनवरी 1950 का उनका जन्म हुआ था, पथरगामा, गोड्डा, झारखंड में।
ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो 20वीं सदी के 8वें दशक में ऑप्शन डी करेक्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन डी यहाँ पे है, 20वीं सदी के 8वें दशक में। चलिए 59 नंबर सवाल कि प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता किस कविता संकलन से ली गई है। देखिए, वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया विचारों की तरह, यहीं से लिया गया था प्यारे नन्हे बेटे को। प्यारे नन्हे बेटे को लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। लेखक कौन है इसका? विनोद कुमार शुक्ल। ध्यान रखिएगा, प्यारे नन्हे बेटे को विनोद कुमार शुक्ल। और यह जो कविता है, वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया विचारों की तरह, इसके द्वारा लिया गया है, ऑप्शन डी। 60 नंबर, लगातार सब कोई लगातार अपना प्रैक्टिस करते रहना साथियों, यकीन करो दम मजा आ जाएगा। तुलसीदास का विवाह किनसे हुआ था? तुलसीदास का विवाह रत्नावली से हुआ था कि रचनावली से कि दुर्गावती से कि कलावती से? ये क्वेश्चन भी मैं कई बार कराया हूं और ये सब एक एक शब्द आपको पढ़ाया था, एक एक शब्द मैं आपको पढ़ाया था, ठीक है ना। तो तुलसीदास जी का विवाह रत्नावली से हुआ था और विवाह के कुछ ही समय बाद वैराग्य के कारण विक्षोभ भी हो गया था उनका। चलिए जो भी हो, लेकिन रत्नावली से ही उनका विवाह हुआ था। 60 का ऑप्शन ए। 61 नंबर सवाल, बालकृष्ण भट्ट प्रारंभ में किस विषय का अध्ययन किए थे? देखिए, बालकृष्ण भट्ट जी शुरू में वो संस्कृत का अध्ययन किए। बालकृष्ण भट्ट शुरू में किसका अध्ययन किए थे? संस्कृत विषय का, संस्कृत का, प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन हुआ था उनका। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। लहना सिंह कहाँ के रहने वाले थे? लहना सिंह माझे के थे कि मगरे के कि गुरु बाजार या नगरकोट? लहना सिंह कहाँ के थे? लहना सिंह माझे के। कहाँ के थे? माझे। याद है ना वो बातचीत, जब वो लड़की मिली थी उनको बाजार में, तो पूछते हैं ना कि तेरे घर कहाँ है? मगरे में। और मेरे तो माझे में। यहाँ कहाँ रहती है? यानी कि लहना सिंह जवाब देते हैं कि मेरा घर माझे में है। और फिर पूछते भी हैं कि यहाँ कहाँ रहती हो? तब वो कहती है अतर सिंह की बैठक में, वो मेरे मामा होते हैं। चलिए, तो ऑप्शन ए हो जाएगा 62 का ऑप्शन ए। 63 नंबर, क्वेश्चन अंदर से पूछे जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा, इसलिए आपको लाइन पे ज्यादा फोकस करना होगा। जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन के क्रम में जेल गए थे? देखिए, जयप्रकाश नारायण जी सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्रम में जेल गए थे 1932 में। 1932 में वो गए थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्रम में जेल में गए थे। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 64, जयप्रकाश नारायण जी मार्क्सवादी कब बने थे? जब लेनिन की मृत्यु हुई थी तब बने थे। क्यों हम समय ये करें? आप लोग एकदम लगातार लाइव चैट में रहते रहना, ठीक है ना, लगाते रहो आंसर। जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने थे? जब लेनिन की मृत्यु हुई थी 1924 में, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ऑफिशियल मॉडल पेपर है ये। 65 नंबर, कामिनी तो अपने साथ यामिनी की शांति लाती है, किस शीर्षक पाठ की यह पंक्ति है? देखिए, मैं लाइन बाय लाइन पढ़ाया हूं। अर्धनारीश्वर पाठ में मैं आपको बताया था कि कामिनी तो अपने साथ यामिनी की शांति लाती है, यह अर्धनारीश्वर पाठ से लिया गया है। ऑप्शन डी, जिसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। मालती के पति का क्या नाम है? मालती के पति का नाम था महेश्वर और संतान था टीटी, याद है ना। रोज शीर्षक कहानी में टीटी देखो आ गया, किसके शरीर से चिपक कर चुप हो गया था? देखिए, टीटी जो था वो अपनी माँ यानी कि मालती के शरीर से चिपक गया था। मालती सोई हुई थी और सोई हुई शरीर पे जाके वो चिपक गया और वो चुप हो गया था। तो टीटी किसके शरीर से चिपक कर चुप हो गया था? मालती के। तो 67 का क्या हो जाएगा? सी। 68 नंबर, जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्तियों के भाग्य को पूर्णतः भुला देना चाहिए। ये बात भगत सिंह कहते हैं कि देखिए, जब सुखदेव के नाम वो पत्र लिखे तो कहते हैं कि भाई साहब, जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो, जब बात देश की हो जाए, तो हम अपना पर्सनल, अपना व्यक्तिगत, हमें भाग्य को भुला देना चाहिए। बिल्कुल भूलना होगा हम सबको। तो जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्ति के भाव को क्या करना चाहिए? भाग्य को पूर्णतया भुला देना चाहिए। 68 का ऑप्शन बी हो जाएगा। कर्नाट वंश के राजा कौन थे? राजा हरि सिंह देव। कर्नाट वंश के राजा थे राजा हरि सिंह देव, ध्यान रखिएगा। तो 69 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, राजा हरि सिंह देव। 70 नंबर सवाल है कि ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ के अनुसार चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा किसने लिखी है? ओ सदा नीरा पाठ में अगर हम देखें तो उसमें लिखा गया है कि चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा स्वयं राजेंद्र बाबू ने लिखी है, स्वयं खुद राजेंद्र बाबू ने लिखी। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। 70 का ऑप्शन ए है। देखिए, सिपाही की माँ एकांकी में आंगन के बीचों बीच क्या पड़ी है?
सिपाही की माँ जो एकांकी है उसके आंगन में खस्ता हाल चारपाई है। एक टूटी फूटी चारपाइयाँ पड़ी थी। क्या पड़ी थी? टूटी फूटी एक चारपाई पड़ी है। सिपाही की माँ, जो कि मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया है। ठीक है ना। खस्ता हाल चारपाई मतलब कि एकदम अजीबोगरीब, रूस के किसानों जैसी दयनीय स्थिति थी चारपाई की। 71 का सी हो जाएगा। 72 जूठन शीर्षक आत्मकथा में मरे हुए पशु की खाल कहाँ बिक जाती थी? ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा रचित जूठन पाठ में बताया गया कि जो मरे हुए पशु होते हैं उनके खाल को उखाड़ कर, खाल को निकाल कर मुजफ्फरनगर के चमड़ा बाजार में, सब्जी बाजार में थोड़ी बिकेगा चमड़ा मुजफ्फरनगर के चमड़ा बाजार में बिक जाती थी। ऑप्शन सी राइट है। चलिए, अखरावट किस कवि की रचना है? सब कोई लगातार लगे रहो। अखरावट किस कवि की रचना है? अखरावट मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है। अखरावट किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जैसी की। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा, मसला या फिर मसलनामा, चंपावत, होलीनामा, इतरावत, ये सब इन्हीं की रचना है, मलिक मोहम्मद जैसी की। 73 का ए हो जाएगा। 74 कछुक खात कछु धरनी गिरावत, यह पंक्ति किस कविता की है? कछुक खात कछु धरनी गिरावत, कुछ खाते हैं कुछ धरती पे गिराते हैं। ये तो सूरदास जी वाला पद है, क्योंकि यही कृष्ण की भक्ति में लीन थे। तो 74 का ऑप्शन सी। 75 तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? तुलसीदास का जन्म 1545 में हुआ था, सॉरी 43 में, 1543, 1543 ईस्वी। देखिए आप यहाँ पे देख रहे हैं स्क्रीन पे बी, ऑप्शन बी सही है, 1543, 75 का। अगला, नाभादास ने ज्ञानार्जन किससे किया, कैसे किया? नाभादास ने सत्संग के द्वारा अपने ज्ञान को वो सीखे हैं, ज्ञान को अर्जित किए हैं सत्संग के द्वारा। किसके द्वारा? सत्संग के द्वारा। 76 का ऑप्शन सी। 77 नंबर सवाल है कि किनके आचार्य रूप पर कवि रूप भारी पड़ गया? देखिए भूषण जी, भूषण जी जो थे वो आचार्य रूप थे, लेकिन इन पे कवि रूप भारी पड़ गया। तो 77 का क्या हो जाएगा? बी, भूषण जी पर। 77 का बी। 78 नंबर, जयशंकर प्रसाद ने किस उपनाम से ब्रज भाषा में सवैयों की रचना की? कलाधर उपनाम था। कलाधर, क्या? कलाधर, जो कि ब्रज भाषा में सवैयों की रचना की है, कलाधर उपनाम था उसका। तो 78 का डी हो जाएगा। 78 का डी। 79 नंबर, स्वाधीनता संघर्ष में किनकी सक्रिय भागीदारी रही है? स्वाधीनता संघर्ष में अगर हम बात करें तो सुभद्रा कुमारी चौहान यहाँ पे है, सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन सी। चलिए, सुकून की तलाश किनकी रचना है? सुकून की तलाश, 80 नंबर सवाल की अगर हम बात करें सुकून की तलाश, तो शमशेर बहादुर सिंह, जो कि उषा पाठ लिखे हैं, शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। अधिनायक कैसी कविता है? अधिनायक व्यंग्यात्मक कविता है, जिसमें टोनबाजी हुई है, व्यंग्य है, कमेंटबाजी हुई है। 81 का क्या हो जाएगा? बी। 82 भिनसार कविता संग्रह किनकी रचना है? भिनसार, भिनसार जो कविता है वो है ज्ञानेंद्र पति जी की, जिन्होंने 2006 में इसको लिखा था, 2006 में भिनसार। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ज्ञानेंद्र पति, ऑप्शन सी। 83 नंबर, अशोक वाजपेयी की कविता इनमें से कौन है? अशोक वाजपेयी कौन सा लिखे थे? हार जीत लिखे हैं वो। तो 83 का क्या हो जाएगा? बी। किन विधाओं में विनोद कुमार शुक्ल का अवदान अप्रतिम है? देखिए कवि और कथाकार थे, कवि और कथाकार दोनों में थे विनोद कुमार शुक्ल, कवि और कथाकार दोनों। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। 85 कहाँ जाने वाली सड़क पर किसानों और उनकी पत्नियों का सैलाब उमड़ पड़ा था? देखिए ये जो क्वेश्चन है ये प्रतिपूर्ति का एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया। प्रतिपूर्ति, प्रतिपूर्ति में जो सबसे पहला चैप्टर है रस्सी का टुकड़ा, गाइडी मोपासा के द्वारा लिखा गया था, तो उसमें बताया गया है कि गोदरविल जाने वाली सड़क पर किसानों और उनकी पत्नियों का सैलाब सा उमड़ पड़ा था। गोदरविल जाने वाली सड़क कौन सी जगह? गोदरविल। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, 85 का ऑप्शन बी। घ का उच्चारण घ, तो कवर का उच्चारण कंठ होता है, तो क ख ग घ, तो घ का भी कंठ ही होगा। 86 का ऑप्शन सी। इनमें शुद्ध शब्द, देखिए यहाँ पे मैं अगर बात करूँ अपने हिसाब से, जहाँ तक मेरा अपना ये चीज़, शुद्ध शब्द तो देखिए मंत्रिवर भी शुद्ध लिखा गया है,
निर्दयी भी शुद्ध है, राजपथ भी शुद्ध लिखा गया है। योगीवर तो योगीवर होता है, गहर से ये। अब रही बात कि शुद्ध पूछ रहा है कि अशुद्ध, तो लिखा तो है शुद्ध, लेकिन शुद्ध में तो तीनों हो रहे हैं। निर्दयी भी सही है ना, राजपथ, मंत्रीवर। योगीवर ऐसे नहीं होगा, योगीवर ऐसे होता है। तो इसमें हमको लगता है कि यहाँ पे अशुद्ध शब्द मतलब रहता तो द बेस्ट होता, ठीक है ना। वैसे इसको अभी ये सस्पेंस है। संसार शब्द का संधि विच्छेद समधन सार, समधन सार, ऑप्शन बी। इसमें हमको लगता है जहां तक इनमें अशुद्ध शब्द पूछा होगा वो शायद छूट गया हो, ये भी हो सकता है ना, क्योंकि शुद्ध शब्द पूछ रहा है मतलब कि अशुद्ध नहीं है, गलत नहीं ना लिखा गया है, हर सही दीर्घ यही ना देख सकते हो, और जो भी कुछ है रकार वगैरह ये सब। तो योगीवर और मंत्रीवर ये दोनों में अंतर है। मंत्रीवर तो ठीक लिखा है, लेकिन योगीवर में गहर से गी होना चाहिए। संसार वाला हो ही गया, समधनसार, ऑप्शन बी राइट है इसमें। 89 दल शब्द कौन संज्ञा है? दल, दल का मतलब एक ग्रुप हो गया, समूह हो गया, तो समूहवाचक हो जाएगा 89 का सी, 89 का सी। रोटी शब्द का लिंग निर्णय करें। रोटी, रोटी स्त्रीलिंग है ना, रोटी क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग शब्द। रोटी क्या है? स्त्रीलिंग है। 90 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चूहा बिल से बाहर निकला किस कारक का उदाहरण है? चूहा बिल से बाहर निकल आया, बिल को छोड़ करके बाहर आ गया, बिल से आ गया, तो से मतलब दो होता है, कर्ता ने कर्म को करण से, और एक होता है अपादान से। तो अब कौन है? तो अपादान है, करण तो है ही नहीं, छोड़ो ना, अपादान ही होगा। और वैसे भी अपादान से अलग होता है, बिल से बाहर निकल गया मतलब उसको छोड़ के अलग हो गया, तो 91 का बी हो जाएगा, अपादान कारक। सुगम शब्द में कौन उपसर्ग है? सुगम उपसर्ग पूछा है, शुरू वाला शब्द सु, तो 92 का ऑप्शन बी। भिक्षुक, भिक्षुक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? भिक्षुक शब्द में प्रत्यय पूछ रहा है, उक, भिक्षुक, भिक्षुक, उक, तो ये सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। राज दरबार शब्द कौन समास है? राज दरबार यानी कि राजा का दरबार, राज दरबार होता है, राजा का दरबार, का शब्द गायब हो गया तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। 94 का ऑप्शन ए हो जाएगा। चिन्ह विभक्ति गायब हो गई, तत्पुरुष समास, 94 का ऑप्शन ए। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं, किस वाक्य का उदाहरण है? उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं, ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड, आश्रित हो गया, तो ये मिश्र वाक्य होगा, ऑप्शन बी, 95 का बी। आग का पर्यायवाची अनल है, अनल। आयात का विलोम निर्यात है, आना जाना, तो आयात निर्यात। जिसके आने की तिथि न हो, आने की तिथि नहीं पता वही तो अतिथि, अतिथि होते हैं, गेस्ट होते हैं, अतिथि, सी। लेकिन वो दूसरा है। बात तक न पूछना मुहावरे का अर्थ क्या है? मान लीजिए कि चार आदमी बैठा है और वो फिर मतलब एक बात आती है कि फलानवा ने एक बात तक नहीं पूछा हमसे, इसका मतलब कि आप उनका आदर नहीं किए, आपने उनका आदर नहीं किया, आप निरादर किए हैं उनका। बात तक न पूछना मतलब आप उनका रिस्पेक्ट नहीं किए हैं, आप उनका निरादर किए हैं, ऑप्शन बी, 99 का बी। और लास्ट 100 नंबर सवाल कि विशेषण के कितने भेद होते हैं? लास्ट सवाल आ गया कि विशेषण के कितने भेद होते हैं। विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, गुणवाचक, सार्वनामिक विशेषण। मुख्यतः कितने भेद हो जाएंगे? 4। चलो बाकी के तो बाकी सब सही है। चलो ठीक है, फिर मजा आया ना? आज का ये सेशन बड़ा मस्त था ना, बहुत ही बढ़िया। आप लोग इसे जरूर देख लेना और एक बार फिर से, और जितना हो सके साथियों शेयर जरूर करना, जितना हो सके प्लीज़ शेयर कीजिएगा। और प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। और बहुत बड़ी एक गुड न्यूज़ आपको देने वाला हूं बहुत ही जल्द, कि आपके जो छोटे भाई बहन होंगे जो नेक्स्ट बैच के लिए होंगे, वो चाहे फिर देखो 10th, 11th और 12th, इस बार तीनों का ज़बरदस्त क्लास शुरू होगा आपके ही चैनल साइंस संग्रह पे। तो आप लोग ज़रूर उनसे बोलिएगा कि वो भी इस चैनल से जुड़ें और ज़रूर इसका लाभ उठाएं। फ्री में सारे कुछ व्यवस्था मिलेगी, क्लासेस करते रहना है, और क्या, अपनी पढ़ाई के बाद भी ऑनलाइन क्लासेस देखते रहना है। हमारा राष्ट्र आगे जाएगा,
ठीक है ना। बस यही एक मकसद है, आप लोग जरूर हमारा साथ दें। थैंक यू सो मच, और ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि कैसा रहा आज का ये सेशन। बाय बाय, थैंक यू।